बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। पीएसएल जनाब, जैसा कि आपको इल्म है कि पीएसएल के मैचेस जो हैं वो बड़े धुआंधार तरीके से जारी हैं और बाज़ टीमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं, प्लेयर्स भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन जनाब आपके स्टेडियम जो हैं वो शायकीन से खाली हैं, इसलिए कि ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने तवानाई की बचत जो है उसका मतलब बीड़ा उठाया है। और ये एक स्ट्रेटजी है हुकूमत पाकिस्तान की कि तवानाई की बचत की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब स्टेडियम आएंगे तो पेट्रोल खर्च होगा, और पेट्रोल का तो पता है आपको बहरान हो रहा है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, नो डाउट, मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है। अच्छा इक़दाम है, लेकिन अब क्या ही अच्छा हो कि अगर ये मैचेस जो हैं रात को फ्लड लाइट में ना हो, इसलिए कि फ्लड लाइट का भी बड़ा ख़र्चा होता है। यही मैचेस जो है सैटरडे संडे को दिन के वक्त हो सकते हैं, बल्कि वर्किंग डेज़ में एक एक मैच भी हो सकता है, तो उसमें भी तवानाई की बचत हो सकती है, इसलिए कि कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। बहरहाल जनाब ये एक अच्छी चीज़ है और देखना ये होगा कि हमारी पीएसएल जो है वो आगे किस तरफ से बढ़ती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जब ये पीएसएल शुरू हुई तो इब्तदाई में ये पता चला कि स्टेडियम जो हैं शायकीन से खाली होंगे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जनाब यके बाद दीगरे जो है हमारे खिलाड़ी जो हैं वो किसी न किसी चीज़ में मुबैना तौर पर इन्वॉल्व होते रहे, और उन पर सबसे पहले नसीम शाह का नाम आया, उसके बाद जनाब फिर फ़खर ज़मान आए, फिर शाहिन शाह आफरीदी, और ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको किसी न किसी तौर पे सज़ा जो है दी गई। अब ये सज़ा कितनी सही है कितनी गलत है ये तो खैर एक बहस है जो चल रही है, लेकिन बहरहाल नसीम शाह पे और शाहिन शाह आफरीदी पर जुर्माना हुआ है। नसीम शाह पे 2 करोड़ रुपए, शाहिन शाह आफरीदी पे 10 लाख रुपए, और फ़खर ज़मान जो है उनको जो है 2 मैचेस की उन पर पाबंदी लगाई गई है, वो मैचेस नहीं खेलेंगे। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो जो जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त हैं, जबकि उसके बाद पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का नंबर आता है। जनाब लाहौर कलंदर जो है और साथ साथ उसके इस्लामाबाद, ये 2 ऐसी टीमें हैं जो सबसे ज़्यादा यानी 3 मरतबा जो है पीएसएल जीत चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि लाहौर कलंदर जो है वो अपने एज़ाज़ का दिफा कर रही है। और अभी तक जो परफॉर्मेंस है वो जनाब ऐसी है कि अगर आप बैटिंग में देखें तो साहबज़ादा फरहान हैं, हसन नवाज़ हैं, शामिल हुसैन हैं, समीर मिन्हास और आज़म खान जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर बॉलिंग में देखें तो जनाब हसन अली हैं, अबरार अहमद हैं और शाहिन शाह आफरीदी हैं, और उसके साथ साथ शादाब खान हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं। तो कहना यह है कि इस वक्त चूँकि मैचेस अभी जारी हैं और अभी ज़ाहिर है अभी तो पूरी पीएसएल बाकी है, ये इब्तदाई मैचेस हैं, आगे आगे देखें क्या होता है, कौन सी टीम जो है वो आगे निकलने में कामयाब रहती है और कौन से खिलाड़ी जो हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। और जनाब हॉकी की बात करेंगे, इसलिए कि आपको पता है कि हॉकी जो है गुज़िश्ता मेरे ख्याल से 8-10 साल के बाद 2 इवेंट जो है वर्ल्ड कप के अटेंड नहीं किए थे, उसमें हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। लेकिन अब जो अगस्त में हॉलैंड में और बेल्जियम में जो वर्ल्ड कप हो रहा है
उसमें जो है हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है और वर्ल्ड कप खेलेगी। लेकिन उससे पहले जनाब जून में जो है प्रो लीग के भी मैचेस हो रहे हैं, और ये प्रो लीग का सिलसिला जो है ये जनाब फरवरी से शुरू हुआ था, जब पहले मरहले पे हमने हॉलैंड से और अर्जेंटीना से मैचेस खेले थे। हम वो दोनों मैचेस हार गए थे फरवरी वाले। हॉलैंड की टीम नंबर 1 है रैंकिंग में, और जबकि अर्जेंटीना की टीम जो है रैंकिंग में नंबर 6 है। और फिर जो जनाब दूसरा मरहला जो हमारा हुआ उसमें हमारी टीम जो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से उसने मैचेस खेले। जर्मनी की टीम रैंकिंग में नंबर 2 है और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो नंबर 4 है। जनाब ये दोनों मैचेस भी हम हार गए। और अब वर्ल्ड कप से पहले जून में बेल्जियम से हमारा मैच है जो नंबर 2 है, उससे भी 2 मैचेस होंगे। स्पेन की टीम नंबर 5 रैंकिंग में, उससे भी हमारे 2 मैचेस होंगे। भारत की टीम नंबर 7 पोजीशन है, उससे भी 2 मैचेस होंगे। और इंग्लैंड की टीम नंबर 8 है रैंकिंग में, उससे भी हमारे 2 मैचेस होंगे। इसका मतलब ये है कि हमें 8 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप से कब। तो जनाब ये है सूरत हाल, देखना ही है कि हमारी टीम जो है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जनाब अपनी जगह हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों शहला रज़ा की क़यादत में, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं PHF की और MNA भी हैं, उनकी क़यादत में जनाब साबिक़ ओलंपियंस ने बड़ी एक तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि पैटर्न इन चीफ़ हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने जनाब एक डॉक लगाई। और मोहिद्दीन वानी साहब जो हैं, जो बैरिक्रेट हैं, बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उनको जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बनाया। अब लोग तवक्को ये कर रहे थे कि जो नई फेडरेशन आती है डॉक की, वो जो है सबसे पहले इलेक्शन कराएगी और उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी होगी। लेकिन जनाब उन्होंने कांग्रेस का इजलास बुलाया और 27 मार्च को इजलास तलब किया था। लेकिन फिर एक मरतबा शहला रज़ा ने, जो कि MNA हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं PHF की, और बहुत सारे ओलंपियंस, उन्होंने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का ज़ाहिर इज़हार किया और उसके बाद जो है इजलास मुलतवी हो गया। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जनाब यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं इन्हीं उमूर पे बात करने के लिए अयाज़ महमूद साहब हैं, जो कि साबिक़ ओलंपियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं लॉस एंजलिस ओलंपिक के 1984, जो लास्ट मतलब ओलंपिक था जो हमने जीता था। उसके बाद तो अभी तक हम जीत नहीं पाए हैं, बल्कि ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके हैं। और जो मतलब अयाज़ महमूद साहब के क्रेडिट पे 2 गोल्ड मेडल हैं और 7 सिल्वर हैं, और उसके साथ साथ 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल उनके क्रेडिट में। और उनकी जो इनफरादियत है वो ये भी है, उनके ख़ानदान के बहुत से लोग जो ओलंपियन हैं, और उनके वालिद मोहतरम जो महमूदुल हसन, वो भी जनाब 1948 और 1952 में ओलंपिक में जनाब नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है। अयाज़ महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अयाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। और जनाब उनके साथ साथ PSL पे ख़ास तौर से बात करने के लिए, जैसा कि आजकल PSL हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ जनाब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उसके साथ साथ जनाब इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उस पर उनको बड़ा उबूर हासिल है। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर जावेद साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं, खैरियत से। जनाब PSL हो रही है, PSL पे तो जनाब बात होगी, और लेकिन वर्ल्ड कप भी हो रहा है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। अयाज़ भाई आपसे शुरू करते हैं, बताइएगा PSL पे तो बात होगी। ज़ाहिर है शहला रज़ा की क़यादत में हमने देखा कि साबिक़ ओलंपियंस, आप भी उसमें ज़ाहिर शामिल थे, पेश थे। एक आप लोगों ने तहरीक चलाई जो फेडरेशन थी इससे पहले, और उसके बाद जनाब वो जो है नई डॉक जो है PHF आ गई जी। और उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि सबसे पहले इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो है फिर स्क्रूटनी होगी। आप क्या समझते हैं कि जो एडॉक पे मतलब फेडरेशन आती है, जो भी लोग आते हैं, उनका पहला काम जो है वो क्या होता है? सर मेरा ख्याल है कि जो जितनी मुझे इसके बारे में नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आकर आपको सबसे पहले तो आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए थी क्लब्स की। सही। कि जिस तरह अभी ये जो पास फेडरेशन थी, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी मोर देन 1000 क्लब्स हैं। सही। और मेरा ख्याल है कि अगर आप रियलिटी में जाएंगे तो आपको ये 1000 क्लब कहीं पेपर के ऊपर ज़रूर होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के अंदर आपको मेरा ख्याल है 60-70 से ऊपर नहीं मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान की बात, पूरे पाकिस्तान की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये सारी सुपरफ्लूश चीज़ें। और एक वक्त ये था जब इत्तका हसन जैदी साहब कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, तो उस वक्त 100 क्लब जो थे रजिस्टर्ड थे और बाकायदा ग्राउंड पे प्रैक्टिस भी हुआ करती थी। ये बात है 80s अर्ली 90s की या 70s तो कर होगी। रियाज भाई, मैंने पाकिस्तान PIA कोल्ड्स के ट्रायल्स दिए थे 1979-80 के अंदर हॉकी क्लब पाकिस्तान में, जो अब्दुल सत्तारी, तो सिर्फ वो, और थे ट्रायल्स अंडर 16 के। तो अंडर 16 के लिए सिर्फ कराची से, कोयटा से, मतलब पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 2000 बच्चा आया था ट्रायल्स देने के लिए। तो मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कि वो शौक़ था।
लेकिन अगर अब आज की आप बात करें तो आपके पास इतने बच्चे नहीं होंगे। सही। ज़्यादातर मेजॉरिटी आपको केपीके और पंजाब से लड़के मिलेंगे, और कराची में अच्छा, भी हमारे पास कांग्रेस पॉकेट्स के का अंदर है। कांग्रेस का इजलास जो है वो 27 मार्च तो गुजर गई, उसको तलब किया था, लेकिन एक मतलब फिर शैला रजा साहिबा की जी, मतलब बिल्कुल। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का मैं तो इज़हार उनको किया कहता हूँ और कि उसके वो- बाद जो है वो मतलब ये कि मुलतवी हो गया। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि सर जब एडहॉक लगती है तो एडहॉक जो है वो सुपरसीड कर जाती है सारी चीज़ों को। ठीक है। हर चीज़ आपकी जो है वो ख़त्म हो गई। अब जो एडहॉक कमेटी जो है वो जो प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट हुए हैं और सेक्रेटरी साहब आएंगे, जो वो डिसीजंस लेंगे उसको देखा जाएगा। मेरा ख्याल है जो मेरा अपना व्यू है वो ये है कि इस वक्त जो भी उनको गाइडलाइन दे रहा है कि ये कांग्रेस होगी, यही लोग होंगे, नहीं, गलत है। कांग्रेस वो कांग्रेस जो 2025 में है नहीं, लेकिन उसमें तो बड़े मुतबर नाम है और उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। ओलंपियन इस्लाउद्दीन हैं, हसन सरदार हैं, और फिर सिलेक्शन कमेटी के चीफ हैं वो तो अब खैर समी भाई। समीउल्लाह साहब हैं। जी। तो मतलब इंतजामी कमेटी के जो चीफ हैं वो तो इस्लाह भाई सर और देखिए ना, हसन। अब तो इस वक्त फेडरेशन जो है वो 2 हिस्सों में है। ठीक है। ठीक है, पहले 1 विंडो ऑपरेशन होता था, अब 2 विंडो हो गया। ठीक है। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो हैं वो प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब देखते हैं, और जो टेक्निकल चीज़ें जिसमें इस्लाह भाई और हसन सरदार साहब हैं वो उसको देख रहे हैं कि हॉकी को आपने किस तरीके से आगे लेके चलना है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो प्रेसिडेंट साहब हैं और सेक्रेटरी साहब सही वो देखते हैं। जनाब। इस पे अभी और भी बात होगी, और पता है कि PSL जनाब इस वक्त बड़े मैचेस हो रहे हैं। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, PSL शुरू हो गई, पहले 6 टीमें होती थी, अब 8 टीमें रावलपिंडीज़ के नाम से और हैदराबाद किंग्स मैन के नाम से। तो एक तो ये इजाफा, और उसके साथ साथ जो मतलब इससे आप क्या तवक्को रखते हैं? ये मतलब 10 साल हमने गुजारे, बड़ी मतलब ये कि दुनिया भर में मतलब एक सॉफ्ट इमेज गया, और उसके सॉफ्ट इमेज के नतीजे में जो A ग्रेड के प्लेयर थे दुनिया भर के, उन्होंने आना पसंद किया, और पाकिस्तान के मतलब वक़ार में भी इजाफा हुआ इस जो सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया। क्या क्या कहेंगे? लेकिन जो ये जो वाक़यात हुए हैं उससे हमारी क्रेडिबिलिटी जो है मुतासिर हुई है या कि बात दिगरे PSL के शुरू होने के बाद अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो तो हमने माजी के 10 एडिशंस में बहुत पहले ही हासिल कर लिया। सही। तभी ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर पाकिस्तान आने लगे, और उस वक्त एक बैरियर था टीमों का पाकिस्तान में आना, तो ये चीज़ें पीछे रह गई हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा 2 नई टीमों का आना, तो ये बिल्कुल बेहतर है। अभी हमने देखा जो लास्ट वर्ल्ड कप खेला गया, उस वर्ल्ड कप में ऑल्दो पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं एक्सेस कर सका, लेकिन फिर भी साहिबजादा फरहान हमारे काफ़ी टाइम तक हाईएस्ट स्कोरर में रहे मौजूद उसमें। और ये खिलाड़ी प्रोडक्शन है हमारे पास, जो प्रोड्यूस हुआ ये PSL के थ्रू ही हमारे पास आया, साहिबजादा फरहान। तो मैं समझता हूँ कि अभी टूर्नामेंट का आगाज़ है, और PSL ने हमारे क्रिकेट को स्ट्रेंथ ज़रूर दे दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रोड मैप की कुछ कमी है अभी भी, क्योंकि जब प्लेयर ऊपर जाता है, तैयार होकर जब पहुँच जाता है, तो फिर उसकी एक कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के अंदर नज़र आनी चाहिए। सिवाय साहिबजादा फरहान के अगर मैं बात करूं, इवन आज़म खान जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली लास्ट मैच के अंदर आपने देखा, लेकिन हम इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा साइन है, लेकिन मैं समझता हूं कि दे नीड टू वर्क ओवर देयर मैनेजमेंट साइड ऑल्सो, कि वहाँ पे अगर हमारा फिल्ट्रेशन लेवल बेहतर हो जाए तो हम इन जो खिलाड़ियों को बेहतर हीरे की सूरत में और निखार के पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर, जो खिलाड़ी मुकम्मल कंपोज्ड है वो तो अपने टारगेट के थ्रू चलता है पहले मैच से कि मैंने आगे तक परफॉर्म कैसे करना है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें उस जगह पर कुछ सर्टेन गाइडलाइन की भी ज़रूरत होती है कि आपने हर इनिंग पे किस तरह वर्क करना है। जिस तरीके से मेरी ओलंपियन अयाज भाई से अभी ऑफ द ब्रेक बात चल रही थी, तो उन्होंने ये एक बड़ी अच्छी बात की कि व्हेन वी यूज्ड टू प्ले द गेम, तो हमारे जो कोचेस थे वो हमें कहते थे
कि देयर इज़ अ चांस लाइक यू हैव टू प्ले सेमीफाइनल अगेंस्ट दिस टीम और फाइनल अगेंस्ट दैट टीम। इट्स मीन उन्होंने वो बता दिया कि भाई आपका जो लेवल है ना वो सेमीफाइनल तक का है सही। और उसके मुताबिक फिर फाइनल आपने इसे खेले नहीं, बीच में जो है ना चीज़ों को आसान लें, सवार ना करें। हमारे अक्सर खिलाड़ी जो पीएसएल से आकर टीम में आते हैं तो बाज़ मौक़ों पर ऐसा लगता है कि वो कुछ सवार करते हैं चीज़ों को जिसकी वजह से वो उस अंदाज में हम परफॉर्म नहीं करते। मतलब प्लेयर्स की उसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहली मर्तबा, इससे पहले कोविड में भी ऐसा हुआ था कि बगैर शायकीन के स्टेडियम जो खाली थे, इसको मतलब किस तरह से देखते हैं? जो ज़ाहिर है शायकीन, या कोई उम्मीद है कि परमिशन मिल जाए? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जिन अल्फाज के साथ आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आपको भी पाकिस्तान के किसी दानिश्वर क्लब या जीएचक्यू के थिंक टैंक में बैठना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि इन मैचेस को रात के बजाय दिन में कर लें आप। तो जो एनर्जी आप लगा रहे हैं फ्लड लाइट्स के ऊपर, उसमें प्लेयर को देखने के लिए लोग आ सकें। हमारा ये मेन मकसद पीएसएल का ताल्लुक 2026 से नहीं है, हम फ्यूचर जनरेशन में क्रिकेट प्लेयर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक एक बच्चा मैदान में नहीं जाएगा, कुछ लोग नहीं जाएंगे, हाउ विल दे बी मोटिवेटेड? उनको वहां जाके देखने से, देखें 360 डिग्री के ऊपर परफॉर्मेंस देखना एक अलग चीज़ है और टीवी के ऊपर लेकिन वो तो तवानाई बचाना चाहते हैं। जब हज़ारों लोग अपनी मतलब कारों में और मोटरसाइकिल पे आएंगे तो ईंधन खर्च होगा ना, तो जाहिर है उसको बचत करना चाह रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है उनकी, स्ट्रेटेजी तो अच्छी है, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं वो तो आम लोगों के लिए बड़ी मतलब ये कि उस पर तहफ़्फ़ुज़ात। देखें स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप इसकी कॉस्ट फ्यूलिंग करवा लीजिए, जो कि फ्लड लाइट्स वगैरह के ऊपर भी आपके अखराजात बन रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको बेहतर पता है कि टैरिफ का भी सिलसिला होता है, फिर लोड मैनेजमेंट भी आजकल कोई शुरू कर दी गई है कि लोड के ऊपर भी आपकी बिलिंग होनी है। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल के, ठीक है फुल कैपेसिटी नहीं, हाफ कैपेसिटी में आप कर लेते, आप उसमें बता दें कि भाई इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आ सकते हैं या जो भी है, उससे फ़ायदा होता आपकी नस्लों को इस पीएसएल से। देखिए ग्राउंड में बैठ के देखना ना वो एक अलग चीज़ होती है, वो आपके सामने बहुत सी डिज़ायर और मोटिवेशन पैदा करती है। चलें जनाब, अभी तो इस पर मज़ीद बात होगी। बहरहाल इस वक्त हुआ है ब्रेक का, फ़ौरन आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक। फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक हॉकी ओलंपियन अयाज महमूद, और क्रिकेट के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर हसन जावेद साहब। अयाज महमूद साहब, मौजूदा हॉकी फेडरेशन ने गुज़िश्ता दिनों जनाब स्ट्रेटजिक रिफ़ॉर्म के मतलब एजेंडा जारी किया था, जिसके तहत उन्होंने इदारा जाती शफाफियत, उसके साथ साथ डेटा पर मबनी टैलेंट की तलाश, और उसके साथ साथ फेडरेशन की पेशा वाराना जो है मैनेजमेंट, इससे मुतालिक 3 कमेटियाँ बनाई थी, जिसका जिक्र अभी आपने इशारतन किया भी था अपने लास्ट उसमें। क्या मतलब इससे हम
मतलब क्या क्या हासिल कर सकते हैं? वही मैंने जो बात की थी कि जो एडॉक फेडरेशन है वो उसकी मतलब क्या उसका क्या है मतलब सर उसका डोमेन decorum? बड़ा सिंपल सा डोमेन ये है कि आपने स्क्रूटनी करानी है और आपने इलेक्शन कराना है, सही। ये दो चीज़ें आपकी। सही। और डे टू डे बेसिस पे जो भी आपके पास चीज़ें आ रही हैं आपने उसको देखना है कि किस तरीके से हम इसको, इनके साथ बेचारों के साथ हुआ ये है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ने नहीं, तो शुरू हो इनको गए। मशवरा किसने दिया होगा? सर होंगे वहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में कोई लोग होंगे, जिस तरह एक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ एक शाहिद साहब हैं, वो काफ़ी अरसे से हॉकी को देख रहे आप थे। शाहिदुल इस्लाम शाहिदुल की इस्लाम बात साहब कर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर वो काफ़ी अरसे से हॉकी अफेयर्स को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली एक नया प्रेसिडेंट जो भी आएगा वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ देखेगा, उनको कहेगा कि यार मुझे बताओ कि ये करना क्या है। तो जो भी उन्होंने आइडिया दिया वो है, लेकिन उनको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी चाहिए थी कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ जब एडॉक लग गई है तो सारी चीज़ों को आप सुपरसीड करके आप ऊपर आके बैठ जाते हैं और फिर आपने अपना डिसीजन लेना है जिसमें दो डिसीजंस बड़े सिंपल हैं, एक स्क्रूटनी करानी है और इलेक्शन कराना है। उसके बाद सारी चीज़ें होनी है। जिस दिन आप स्क्रूटनी, रियाज भाई आप जो- जिस दिन स्क्रूटनी करवाएंगे ना उस दिन आपके आधे से ज़्यादा मसले वैसे ही हल हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो कांग्रेस एक मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू द कांग्रेस मेंबर्स, लेकिन अगर वो उनका क्लब ही नहीं है वो तब भी मेंबर हैं, वो वोटिंग राइट उनके पास है। जब आप स्क्रूटनी पे जाएंगे तो आपके पास जेन्युइन क्लब्स आएंगे और उन्हीं के पास वोटिंग राइट्स होंगे। अभी इस वक्त करंटली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 106 या 108 लोग हैं जो कांग्रेस मेंबर्स हैं, इतने तो क्लब ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं मैंने गिन के रखे हुए थे, 13 डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं उनकी टीमें ही नहीं है। अच्छा, लेकिन उनके पास भी वोटिंग राइट्स हैं, तो जिनकी टीम नहीं है उनके पास वोटिंग राइट्स किस लिए हैं? आप उनको बाहर कर दें। जब आप ये करेंगे, आप जेन्युइनली, मैं आपको बताऊं, आपके पास 45 से 50 लोग रह जाएंगे कांग्रेस मेंबर्स। अच्छा, अभी तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो आप कहते हैं 2 फेडरेशन है, सूबाई एसोसिएशन भी 2 हैं, बाद शहरों की मतलब हॉकी एसोसिएशन भी 2 हैं, तो अब मौजूदा फेडरेशन के लिए ये तो बड़ा मुश्किल होगा। सर मैंने क्या कहा, जिस दिन आप स्क्रूटनी स्टार्ट करा देते ना और जेन्युइन तरीके से करवाते तो आप यकीन करें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सही। अभी आप लेटर किसको लिख रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे हिसाब से एडॉक के बाद वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आप फॉर एग्जांपल कराची है, कराची में अब 2 एसोसिएशन है, ठीक है, आप किसको लेटर लिखेंगे? जेन्युइन, आपके नजर में जेन्युइन कौन है और उसका रिफ्लेक्शन हमें नजर भी आया जो कांग्रेस का इजलास हो रहा था उसमें पुराने जो थे फेडरेशन उनके लोगों को इनवाइट किया और नए कोई था ही नहीं। सर देखिए ना 2025 की जो कांग्रेस जो इन्होंने बुलवाई थी उसके अंदर वो मैं कहता हूँ ना उनको मिसगाइड किया गया। उसके अंदर से तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिबार्ड थे। सही। जो 2022 की जो कांग्रेस थी जिसके अंदर बहुत से आपके अपने सीनियर प्लेयर्स शामिल थे, उनको बुलाया ही नहीं। सही। और अभी अगर आप सारा उठाएंगे तो आपको 2022 वाली जो कांग्रेस है ना वो जेन्युइन है, जो एग्जिस्ट करती है अभी भी, उनको आप बुला लेते। हैदर हुसैन वाली 2022 उनको आप बुला लेते, ठीक है। जो अगेन अगर आप फिर कहते हैं कि जब एडहॉक लग गया है तो वो सारी चीजें खत्म हो गई, आप अपना डिसीजन लें। 2 चीजें हैं। अच्छा, आपने शाहिदुल इस्लाम साहब की बात की, लेकिन जो अपने इस्लाउद्दीन साहब हैं, साबिक ओलंपियन, जी, और साथ साथ हसन सरदार, तो मतलब उन्होंने भी तो कोई मशवरा दिया होगा उनको? सर उन्होंने अगर दिया होगा तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट साहब को दिया होगा और सेक्रेटरी साहब को, लेकिन और दूसरे लोगों ने भी दिया होगा फिर? सर बहुत से लोग हैं ये, सर देखें 15 से 20 साल लगे हैं ये तबाह होने में। सही। तो वहां पर अभी कुछ लोग, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे ना अभी जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब है अभी टाइम लगेगा इसमें। सर ये 5-6 महीने लगेंगे। अगर डायरेक्शन सही हुई तो हो सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, लेकिन जो वानी साहब हैं, हमें उनकी और जितने भी लोग हैं, इस्लाह भाई हैं, हसन सरदार हैं, और भी उनकी नेक नियति पे हमें कोई शुबा नहीं है और यकीनन उम्मीद है कि अच्छे फैसले होंगे। सर देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप नेक नियति से काम करें और डायरेक्शन आपकी सीधी हो तो आप बहुत सी चीज़ें सीधी कर देंगे। सही। और अभी जो आए हुए हैं, मैं तो एक एडवाइस आपके इस चैनल की तवज्जो से करना चाहूँगा कि ऐसा कोई काम कर जाएं कि आने वाले जो हों, सही, वो कोई ऐसा काम ना करें जो पिछलों ने किया। सही, ठीक है, कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन कर जाए कि वो आने वाला जो है वो उसको फिर आगे कंटिन्यूएशन में लेके चले। हसन जावेद साहब बारी बारी बात करते हैं नसीम शाह का केस, उसके बाद फिर फ़खर मतलब अपने या फिर उसके बाद शहंशाह आफरीदी। क्या समझते हैं कि मतलब ये कि खिलाड़ी को अपने डोमेन में रहना चाहिए
और जो मतलब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और पीएसएल की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने जो एसओपीज़, जो कोड ऑफ कंडक्ट, उससे पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे प्लेयर्स को। बारी बारी बिल्कुल एक्सलेंट पॉइंट यू रोज हियर कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट से उनको पूरी अवेयरनेस थी या नहीं। तो लाजमन नहीं थी, सिग्नेचर किया गया था। और अगर उनके कोई मैनेजर मतलब ये पढ़ते नहीं है, उसका उर्दू तर्जुमा करा लें, पढ़ लें हैं। बिल्कुल मैं प्लीज आप प्लीज़ बात कर लें। मैं फिर इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। कर दें, जल्दी से कर दें, फिर इनसे बात कर लें। मेरा ओपिनियन ये है कि आपकी जो पाकिस्तान एनी स्पोर्ट्समैन, इनकी एक बाकायदा ग्रूमिंग क्लासेस होनी चाहिए। That's it। ठीक है, चाहे वो हॉकी से हो, चाहे वो कोई भी ट्रैक एंड फील्ड से हो, चाहे वो क्रिकेट से हो, चाहे वो सॉकर से हो। सही, अच्छी बात की। ग्रूमिंग होनी चाहिए सही, उनकी, कि ग्रूमिंग एंड प्लस अवेयरनेस होनी चाहिए ऑफ द रूल्स। सही जी, perfect। तो बात वही है जो मैंने अभी आपसे की कि, और आपने उसको हाईलाइट भी किया, अयाज भाई ने भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन तो हो गया, फिर आपने कहा कि इफ़ दे आर नॉट गेटिंग द पॉइंट इन द कोड ऑफ कंडक्ट सो समबडी कैन टेल बाय द मीन ऑफ ट्रांसलेशन ऑल्सो। तो बिल्कुल उसके लिए ग्रूमिंग क्लासेस चाहिए, उनको आर्टिकल बाकायदा बताने चाहिए कि भाई ये आर्टिकल्स हैं इसके, आप खुद लिखें या इस पर डिबेट करें, इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। सही। तो आपको फिर पता चलता है, क्योंकि जब हम यकीनन बैंक्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लंबी चौड़ी तफसील होती है, कहते हैं ना अब यहाँ साइन कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें। अच्छा भाई कर रहे हैं साइन, पढ़ा नहीं जा रहा होता उसको। तो इसी वजह से ये कोड ऑफ कंडक्ट की यकीनन मैं इसको खिलाफ वर्जी ही करार दूंगा, जो कि केसेस हमारे सामने, ख़ासकर मैं नसीम शाह की यहाँ पे बात करूँगा सबसे पहले, क्योंकि देखें हमारा जो काम है ना वो क्रिकेट के हवाले से बात करना है। हमारा काम उनके ऑर्गेनाइज़र के हवाले से या उनकी ज़ातियात के हवाले से मैं नहीं समझता हमें बात करनी चाहिए। हमें अपने पैशन ऑफ लाइफ को देखते हुए चलना चाहिए। तो वो उसी वजह से हुआ, जैसा कि एज बोथ यू हैव डिस्कस जस्ट नाउ, कि हमें पता ही नहीं है कि भाई हमें करना क्या है। और जिन इलाकों से ये आ रहे होते हैं प्लेयर या जो भी इनके मामलात होते हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जैसा कि अभी जिक्र किया गया इस बात का कि 1000 ऑफ क्लब वॉज शोन एज रजिस्टर्ड ऑन द पेपर, इन एक्चुअल उनकी तादाद उसके शायद 20% भी नहीं है जितने क्लब शो किए गए। तो पीछे जो है ना बहुत सी ऐसी गोस्ट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, और दर हकीकत माजी में जो हमने नुकसान उठाया है, खा वो सलमान बट की शक्ल में उठाया हो, मोहम्मद आसिफ की शक्ल में उठाया हो, उसमें कहीं ना कहीं जो 7 कोचेस चल रहे होते हैं, जो आपकी टीम चल रही होती है, उनकी भी तो लैकिंग होती है ना कहीं ना कहीं। तो इस वजह से ये हुआ जो भी नसीम शाह का मामला हुआ। क्योंकि देखें मैं चीज़ों को न्यूट्रल वे के ऊपर देखूंगा, बाइजनेस के ऊपर हर चीज़ नहीं देख सकता। अच्छा। जो मेरी ड्यूटी है वो मुझे करनी चाहिए, जहां मुझे बात नहीं करनी चाहिए वहां मुझे एहतियात करनी चाहिए फिर। सही। तो इस हवाले से नसीम शाह के साथ जो हुआ, और फर्दर यू विल गो अहेड एंड आई विल टॉक। चलें उस पर बात करते हैं। यहाँ वक्त हुआ है, ब्रेक का इशारा मिल रहा है और चाय भी आ गई है, तो चाय ठंडी ना हो, फिर उस बात करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और इस सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ वक्फे से पहले ये टूट गया था। जी प्रोफेसर हसन जावेद साहब, जो हम बात कर रहे थे कि नसीम शाह, फ़खर जमान और फिर शाहीन शाह अफरीदी। जी, तो अब नसीम शाह के हवाले से तो बात हो चुकी है कि उनको ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए था, उनको कोड ऑफ कंडक्ट तक चलना चाहिए था। प्रोग्राम अच्छा है बुरा है, कौन किस तरह आ रहा है, ये उनका सब्जेक्ट नहीं था इस जगह पे बात करने का, जहाँ तक मेरा ख्याल जाता है। लेकिन 2 करोड़ रुपए जो फाइन किया है वो किस हद तक सही? देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो लास्ट वर्ल्ड कप अभी ख़त्म हुआ है तो उसमें ये बैकडोर फैसले किए जा चुके थे कि बोथ नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी एज वेल एज फ़खर जमान विल बी कॉन्विक्टेड। अच्छा जी, ये फैसला हो गया था कि भाई ये ज़रा सा, ये आपकी चुड़िया ने बताया? मेरी तो चुड़िया गीली है अभी, उसको इंशाल्लाह ड्राई होने में वक्त लगेगा, मुझे जल्दी यहाँ पे आना था। अच्छा। तो उससे भी ज़रूर मैं जिक्र करूँगा। तो ये एक डिसीजन था क्योंकि अच्छा। देखें जो परफॉर्मेंस लेवल शाहीन शाह अफरीदी को दिखलाना चाहिए था वो दरअसल नहीं नज़र आया। नहीं नजर आया। उसके अलावा जो लास्ट वो कोई मैच चल रहा था आई थिंक श्रीलंका वगैरह के अगेंस्ट, और जहाँ कोई उनकी अपनी गलती थी जिसके वजह से वो रन आउट हो गए, फिर उन्होंने बिहेव जिस तरीके से किया, टीम के कप्तान हैं वो, कुछ भी है आखिर। तो मैं समझता हूँ कि वो परफॉर्मेंस चली गई कहीं दूर और एक्सटर्नल बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा सामने आने लग गया। हमारे अंदर एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के सोच के एतबार से भी, कि हम बाज़ मौक़ों पर अपने दायरे कार से बाहर निकल जाते हैं, यानी हम अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं। देखें, अगर शाहीन शाह अफरीदी को अलाउ नहीं है कि होटल तक एक्सेस किसी की नहीं हो सकती, अब मैं कहूँगी नहीं यार देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई एम द एसएचओ ऑफ दिस एरिया, आईजी ऑफिस में भी आप आ जाइएगा और मेरा नाम ले लीजिएगा। तो ये जो है ना, हमारी ये सोच थोड़ी सी गलत हो गई पाकिस्तान में लेजिस्लेशन की कमी की वजह से, जो कि हमारी पार्लियामेंट्स में होनी चाहिए लेजिस्लेशन। जैसा कि अभी कराची में बताया गया कि जनाब आपने ये बेल्ट लाजमी लगाना है, तो शारा फैसल तो दूर की बात, लोग मोहल्ले में भी बेल्ट लगा के इलाकों में भी गाड़ियां चलाने लग गए। तो जब तक आप लेजिस्लेशन नहीं करेंगे ना, तो वो कौमें कभी भी अपने हदूद का तयन नहीं कर सकती। वैसे ये जो ई चालान आया है तो बड़ा अच्छा, नो डाउट, इसमें मतलब एक डिसिप्लिन है, सारी चीज़ें हैं और ये होना भी चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और इसमें जाहिर है ट्रैफिक पुलिस जो है बड़ा मतलब काम कर रही है, नो डाउट। लेकिन एक आम परसेप्शन है, लोग ये भी कहते हैं कि यार चालान जो हैं वो तो यूरोप और यूएई की तरह हैं, लेकिन ज़्यादातर सड़कें जो हैं वो मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रही होती हैं। इसमें शक नहीं है कि अगर कराची की आप बात करें तो शारा फैसल बेहतरीन है, इसी तरह शेर शाह सूरी रोड जो नॉर्थ नाज़ाबाद का है ज़बरदस्त है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, उसके रोड जो हैं वो तो ऐसा हाई लेवल इंप्रेशन पेश करते हैं जैसे कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो। लेकिन जो जर्नल जो मतलब सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। बहरहाल हम तो ये एक लाइटर मूड में कहा था, क्या कहेंगे? जी, मैं इस पर यही कहूँगा कि यकीनन प्रोड्यूसर जो अभी हमारे मौजूद हैं प्रोग्राम के साथ साथ, और जो इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह ताला देखेंगे, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे रियाज भाई ने भी एक सेंटेंस अदा किया कि ट्रैफिक पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो रियाज भाई के फेस एक्सप्रेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसमें, कि इसके पीछे मकसद क्या है, रियाज भाई कहना क्या चाह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। लेकिन खैर मैं इसलिए कह रहा हूँ, रियाज भाई भी समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें मतलब एक दुनिया जो है जदीद उसमें दाखिल हो गई है, और हम दुनिया भर में जब आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ ये चीज़ें कितनी डिसिप्लिन के साथ हो रही होती हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो जाहिर है जब तक आपकी जो कंसर्न जो महकमा है उसके लोग काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल दुरुस्त भाई, बिल्कुल मेरे भी ऐसे ही मकसद है, कोई दूसरा मकसद नहीं है इस बात का। सर इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखिए सीट बेल्ट वगैरह ये तो आपकी एक अच्छी बात है, खुद ही करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए, हेलमेट भी खुद ही पहनना चाहिए और सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए। तो बड़ी अच्छी जो प्रॉब्लम आ रही है ना सर वो ये है कि जो रॉन्ग वे आ रहा है ना उसका आप क्या करें। रॉन्ग वे का तदारुक अभी तक हो नहीं पा रहा है, वो होना चाहिए, और कहीं होता है लेकिन हर जगह नहीं हो रहा, और वो इस स्पीड से आ रहा है कि जिस तरह राइट ऑफ वे उसका, और हम शायद गलत आ रहे हैं। अब तो ये है कि जब आप सड़क पे खड़े होते हैं तो पहले राइट पे देखने के बजाय पहले आप लेफ्ट पे देखते हैं कि लेफ्ट से तो कोई नहीं आ रहा। अच्छा बहरहाल सवाल मैं आप ही से करूंगा कि ये बताइएगा जनाब, रॉन्ग वे पे एक जुमला कह दूं। जिस तरह कि आपने कहा कि जो रॉन्ग वे आ रहा है, तो याद भाई ये एडहॉक जो लग रहा है ना, अभी तो रॉन्ग ही वे आ रहा होता है सारा। नहीं, क्योंकि गलत काम हो रहा था, गलत काम पहले से हो रहा था, तब ये हुआ है ना। डॉग तो मजबूरी। अच्छा आपने एयाज महमूद साहब,
अब आते हैं ज़रा असल टॉपिक पे। जी जी। वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप तो खैर हमें क्वालिफाई कर गए, बड़ी अच्छी बात है कि जनाब 2 वर्ल्ड कप हमने नहीं खेल सके, आप खेल रहे हैं तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। और हमारी टीम ने क्वालिफाई भी किया, जैसे भी किया क्वालिफाई किया। फिर अभी वर्ल्ड कप से पहले जून में हमने अभी 4 मैचेस प्रो लीग के और खेलने हैं। आप क्या समझते हैं, कहाँ देख रहे हैं हमारी टीम को? देखें, जो अभी पास में आपके जो मैचेस हुए प्रो लीग के अंदर, उसके अगर मैं अभी जिस तरह बात कर रहा था कि हम अगर आप उनकी फिगर्स उठाएं कि हमने कितने गोल कंसीव किए और कितने गोल हमने खाए अपना किए, तो आपके सामने वहीं पे आ जाता है कि हम कितना पीछे हैं उस स्टैंडर्ड ऑफ हॉकी से। सही। हमारे ऊपर 37 गोल हुए हैं और हमने 18 गोल किए। और ये जो प्रो लीग पे आप जाने वाले हैं अभी, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड कप से पहले का 8 ऐसे मैचेस हैं जहां पर आपकी स्टैंडिंग आएगी कि आप कहां स्टैंड करते हैं वर्ल्ड कप के लिए। सही। तो जो आप कैंप लगने वाला है पाकिस्तान हॉकी का, मेरे ख्याल है उसको ज़रा सीरियसली लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैंप हो और जिसमें हार्ड ट्रेनिंग कराई जाए। सही। ये सिर्फ थ्योरी पे नहीं होना चाहिए कैंप, सही। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो पिछले आप 15-20 साल से कर रहे हैं ना, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अगर परफॉर्मेंस वाइज आप देखा जाए तो अगर वहाँ पे 8 टीमें हैं तो आप 7वें या 8वें नंबर पे गए, 6 टीमें गई तो आप 5वें 6ठे नंबर पे आए, तो आप विक्ट्री की तरफ कब आएंगे? ठीक है। अभी जिस तरह मैं ये प्रोग्राम से पहले मैं जिक्र कर रहा था इनसे कि हमारे ज़माने में एक मैच हम 5-1 हम जीत गए। हमसे ये नहीं पूछा कि आपने 5 गोल किए कैसे, हमसे ये पूछा गया कि आपने बीइंग अ डिफेंडर आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ये 1 गोल खाया कैसे? यानी उस वक्त हॉकी का स्टैंडर्ड इतना अच्छा हुआ करता था। जी जी। देखें ना, आपने 1 गोल खाया कैसे, इसका जवाब दें। जो 5 किए हैं वो तो आप छोड़ दें, वो तो हमने करने ही थे। अच्छा जनाब, अब जो ये टीम जा रही है, इसमें जो है आपने तो कहा कि कैंप लंबे लगने चाहिए, तो इसमें जनाब सिलेक्शन कमेटी भी होगी? जी बिल्कुल, कोचेस भी होंगे उसमें? जी बिल्कुल होंगे। तो ख्वाजा जुनैद के मुतालिक तो सुना है कि चूंकि उन काफ़ी तजुर्बेकार हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो वो जो है हेड कोच होंगे या जो भी होगा, मतलब उनको एक जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके साथ साथ गोलकीपर सलमान अकबर हुआ करते हैं, अदनान जाकिर और रेहान भट्ट के भी नाम इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल। और उससे जो आपकी सिलेक्शन कमेटी जनाब, उसमें आपका भी नाम, जो हमने चुड़िया से सुना है, उसमें आपका भी नाम है। उसमें जनाब शहनाज शेख हैं, हनीफ खान हैं, खालिद बशीर हैं, शहबाज अहमद सीनियर हैं, सईद खान है, आपका नाम है, नासिर अली हैं, रशीदुल हसन और वसीम फ़िरोज़ का भी नाम आ रहा है, क्योंकि 2 सिलेक्शन कमेटीज़ बनेंगी, सीनियर की और जूनियर की। क्या कहेंगे? आइडिया बुरा नहीं है। सही। मतलब आप इसमें देखें, वो भी हैं, उस फेडरेशन के भी लोग हैं और ये बात। जी बिल्कुल। देखें, और होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त वानी साहब जो चाह रहे हैं कि हो, उसमें वो ये चाह रहे हैं कि कलेक्टिव, जिसमें कुछ सीनियर्स हों, कुछ अच्छी बात है, बुराई नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो लोग होने चाहिए जिनके ऊपर कोई एलिगेशंस ना हो। नहीं, मेरा ये वर्जन वो तो हम सुन रहे हैं 8-10 साल से कि जी एलिगेशन है, वो अभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहे, तो वो तो फिर जब तक डिसाइड नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ये मेरा वर्जन है। मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसे लोग जो डिस्प्यूटेड लोग हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो नहीं होने चाहिए। सीधे आप लोग लेकर आए। नहीं, क्रिकेट में ही बड़े डिस्प्यूटेड लोग थे और क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब सब आप देखें एक्टिव है वो। सर अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जहाँ पाकिस्तान हॉकी थी, हम चाहते हैं कि अब हम उस एज में आ गए या उस स्टेज पे आ गए कि हम कहते हैं कि उस लेवल पर आ जाए, ठीक है। नहीं, अभी भी माशाल्लाह आप यंग और स्मार्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जी, कॉम्प्लीमेंट का। आप खाना मेरे साथ खाइएगा। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। सही। और ये हो सकता है। सही। इसमें आपको टैलेंटेड बच्चे निकल आएंगे। अच्छा, एक और वर्जन है जो मैं अभी आपके साथ जिक्र कर लूँ। जिस तरह अभी एक आ रहा है कि अंडर 18 टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि उसके अंदर चैंपियनशिप भी इसी महीने हो रही है। चैंपियनशिप अभी तो उसका भी पता नहीं होगा क्या होगा उसका, ठीक है ना। ये आजकल में मेरे ख्याल है कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। और जितना जल्दी हो उतना बेहतर है, ठीक है ना। जितना आप लेट करेंगे, कैंपिंग लेट होगी, फिर आपने जूनियर एशिया कप खेलने जाना है जो अलमाती में है काजाकिस्तान में, जो 10 जून से लेके 20 जून तक है। जब आप अपनी जूनियर टीम वो बनाएंगे जो आपको सीनियर प्लेयर्स, जो सीनियर्स के अंदर जो इंक्लूड हो रहे होंगे इन अदर 1-2 साल के अंदर, तो वो टीम की आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज लेट हो गए हम। जो पिछले साल बन जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं बनी। सही। ठीक है, वो बन जानी, वो जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सही, वेरी गुड। अच्छा प्रोफेसर हसन जावेद साहबजादा फरहान ने तो जनाब अपनी क्लास शो कर दी है, और जो ICC T20 वर्ल्ड कप था वो हाईएस्ट स्कोरर थे, 383 रन्स बनाए थे, 2 50s बनाई थी, 2 सेंचुरीज बनाई थी। और अगर उनका आप देखें
इनिंग्स में मतलब औसत जो थी उनकी 76.60 थी, जबकि स्ट्राइक रेट जो था उनका जनाब वो 160.25 था। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, और अभी भी पीएसएल में जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, ज़बरदस्त सेंचुरी जो स्कोर की, क्या कहें। देखिए 76 की एवरेज स्ट्राइक रेट यकीनन कोई कम नहीं है। ये इंतहाई हाई क्लास प्लेयर की जब बात करें तो वहाँ पे हमें नज़र आएगी। माजी में अगर आप माइकल बेवन को देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के और दूसरे प्लेयर को, तो साहिबजादा फरहान इज़ अ क्लास। उन्होंने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल भी साबित कर चुके हैं। ये अभी हाल ही में आप देखें, माज सदाकत को जब इंट्रोड्यूस किया गया था बांग्लादेश सीरीज़ के ख़िलाफ़, तो पहले मैच में उस तरह परफॉर्म वो नहीं कर सके, लेकिन सेकंड मैच में वो निखर के सामने आए। तो मेरे नज़दीक टूर्नामेंट का आगाज़ बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी भी बहुत सी परफॉर्मेंस का आना बाकी है, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। सही। अच्छा, एक बड़ी खुशाइन बात है कि जनाब हसन अली, हालांकि वो काफ़ी सीनियर प्लेयर हो गए हैं, लेकिन अभी जो मैचेस हुए हैं अभी तो इब्तिदा है, मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने विकटें ली हैं। फिर उसके बाद अबरार अहमद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं और शादाब खान, उन्होंने भी मतलब अच्छे परफॉर्मेंस का अभी तक मुजाहरा किया। अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं। बैटिंग में आपने बात की, साहबजादा फरहान हो गए, हसन नवाज़ हैं, शामिल हुसैन हैं, समीर मिनास हैं, फिर आज़म खान, उन्होंने भी जनाब बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पेश की, क्या कहेंगे। देखिए परफॉर्मेंस तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत शानदार है अब तक, लेकिन अभी हम टूर्नामेंट को हार्डली शायद 20% भी गो थ्रू अभी हमने नहीं किया। अभी तो टूर्नामेंट में लिंगर ऑन होना है। मैं ये चाहूँगा कि आज़म खान अगर इस बार अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं विकेट के ऊपर, तो ये अब लॉन्ग टर्म पे नज़र आना चाहिए। टाइम बहुत ले लिया है उन्होंने, और आज़म खान नो डाउट एक एसेट हैं। चंद टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसमें उनके फुटवर्क का भी मामला है। अगर वो यहाँ पे चीज़ों को बेहतर करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जाके वो उसको परफॉर्म करें पाकिस्तान टीम के साथ। और बाकी जो लड़के हैं, जिसमें आपने हसन नवाज़ का नाम लिया, तो हसन नवाज़ ही केप्ट ऑन परफॉर्मिंग ऑफ एंड ऑन इन द बायगोन डेज टू, लेकिन हसन नवाज़ की कंसिस्टेंसी जो है वो मैं टूर्नामेंट के एंड पर देखूंगा कि अब क्या ये एवरेज आ रहा है इनका, क्या स्ट्राइक रेट है, तो वहाँ पे कोई बेहतर फैसला हसन नवाज़ या दूसरों के हवाले से हो सकता है। सही। अच्छा एयाज महमूद साहब, ज़ाहिर है मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बड़े फैसले हो रहे हैं, मैनेजर कोच कौन होंगे टीम के, फिर सिलेक्शन कमेटी क्या होगी। पाकिस्तान के जो कोच है, हेड कोच, उसके लिए बड़ी बातें हो रही हैं कि कोई गैर मुल्की कोच भी होना चाहिए, क्या कहेंगे। सर अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली पूछते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं तो डे वन से मैं ख़िलाफ़ हूँ कि फ़ॉरेन कोच नहीं होना चाहिए। आपके अपने कोचेज़ होने चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है बच्चों के साथ, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आता तो है। हमारे जो कोचेज़ हैं वो इतने कैपेबल हैं तो कैपेबल, इसमें तो कोई बता नहीं। और इससे कब जो हमने वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक जीते हैं तो हमारे ही लोग हुआ करते थे उसमें ज़्यादा। मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो सो कॉल्ड क्वालिफाइड कोचेज़ हम लेकर आते हैं या जो डिप्यूट किए जाते हैं, देखें थ्योरेटिकल सारे चीज़ें ठीक हैं, जो आप थ्योरी बता रहे हैं क्या उसको हम ग्राउंड पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखें ग्राउंड के ऊपर आप मेरी तरफ से 4 घंटे लगा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वालिटी टाइम क्या वो 4 घंटे है? क्वालिटी टाइम आप 2 घंटे रख लें, लेकिन क्वालिटी टाइम होना चाहिए, कॉन्क्रीट मतलब रिजल्ट होना चाहिए सर। आउटपुट जो है वो आपका, आप मेरी तरफ से आप 5 घंटे बैठे रहें ग्राउंड पे, लेकिन अगर उसका रिजल्ट आप 37 गोल खा रहे हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहीं फॉल्ट है, या तो हमारी ट्रेनिंग में फॉल्ट है, या हमारे जो टीम मैनेजमेंट है वो जिस तरीके से वो टीम खिला रही है चाहे उसमें फॉल्ट है। ये सिलेक्शन हमारे यहाँ देखें, हमारे खिते के अंदर जो हम सिलेक्शन कमेटी वगैरह रखते हैं उसकी रीजंस यही होती हैं कि आपके ऊपर एक कोच के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है। एक चीज़ और भी तो आती है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता जो फॉरेन कोच होता है। हमारे जो कोचेज होते हैं वो तो जाहिर है लोग उनको बोलते हैं कि इस लड़के को सर हमारे कोचेज में एक और भी प्रॉब्लम है जो मैं फील करता हूँ कि मेरे इलाके का है तो ठीक है। अभी ये पिछला जो आपका इवेंट जितने भी गुजरे हैं तो सिलेक्शन कमेटी तो थी ही नहीं, ताहिर जमान साहब थे, वही टीम बनाते थे, वही लेके चले जाते थे, और रिजल्ट जो है अब मेरे जैसा अगर ऑफिशियल हो तो सर मैं सबसे पहले ये पूछूं कि भाईजान आपने 37 गोल खाए कैसे? वर्ल्ड कप के लिए तो क्वालिफाई कर लिया ना
सर देखिए, अब आप वहां जा रहे हैं जहां फिर आप मुझे छेड़ रहे हैं। टाइम भी कम है। अब हाँ। आप मुझे छेड़ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आप किस तरीके से गए, न्यूजीलैंड ने अपने आप को विड्रॉ किया, फिर आप प्रो लीग में फिर गए। आप प्रो लीग में आए सही, पाए। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो आप जब यहाँ आए, ये बहुत सी चीजें हैं। हाँ नहीं सही, ठीक है। और जब आप ये जो FIH की जो रैंकिंग आई थी इस वर्ल्ड कप के लिए, तो आप उसके अंदर नंबर 2 ही थे। सही। इंग्लैंड नंबर 1 था। सही। तो फिर हमने ट्रेनिंग क्या की? सही। अच्छा, इंग्लैंड को आप नंबर 1 लेते हैं, बिल्कुल वो सही आई। इंग्लैंड ने अगर 7 मैचेस खेले हैं तो उसके अंदर 1 गोल खाया उसने, सही। और वो आपसे खाया फाइनल में। उसके अलावा उसने कोई गोल नहीं खाया। और हमने कितने खाए? सही। कंपैरिजन आप करें। अच्छा चलें जनाब, ये सिलसिला बहरहाल आइंदा भी जारी रहेगा, आपको दावत देते रहेंगे। वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, चूँकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो अपने हसन जावेद साहब PSL से मुतालिक या क्रिकेट के मुतालिक मतलब कोई भी मुख्तसरन, उसके बाद फिर मैं याज़ महमूद साहब की तरफ जाऊँगा। मैं बस यही कहूँगा कि डेफिनेटली जिस तरह एक बात की इन्होंने कि इंटरनेशनल कोचेस के ख़िलाफ़ हैं, तो बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है ये, क्योंकि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाता हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाता हूँ। तो असल तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप कितना अच्छा तरह समझा रहे हैं उनको। और इंटरनेशनल जो कानून है ना दुनिया में किसी भी चीज़ का, वो है आजकल मकसद, यानी कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। वो स्मार्ट है, यानी S से स्पेसिफिक है, M से मेजरेबल है, A से अटेनेबल है, R से रियलिस्टिक है, और T से टाइम इन है। सारी बातें छोड़ें, T से टाइम इन है, यानी कम वक्त में आपने क्या आउटपुट दिया। आप चाहे ग्राउंड में 5 घंटा बैठें या 2 घंटा असल बैठें, चीज़ आउटपुट है। दैट शुड बी स्मार्ट। तो आपका ऑब्जेक्टिव रीड किया जाता है। सही। जनाब याज़ महमूद साहब, हॉकी से मुतालिक कोई भी बात मुख्तसर। सर, ख्वाहिश है कि हम वर्ल्ड चैम्पियंस हों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है अब आपके अगेन प्रोग्राम की तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा, देखिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि आपको पैसे दिए फेडरेशन को कि आप जाके प्रो लीग खेलें। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हमारे प्लेयर्स पर भी है और करंट मैनेजमेंट पर भी है कि उसको ज़ाया ना करें। हम बड़े अच्छे वर्ल्ड चैम्पियंस रह चुके हैं, ओलंपिक चैम्पियंस रह चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि हम दोबारा ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमें हार्डवर्क की ज़रूरत है। तो हार्डवर्क करवाएं अपने प्लेयर्स के साथ, और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स आपकी फेवर में होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब अयाज़ महमूद साहब, बड़ा अच्छा लगा, और आइंदा भी आपको तकलीफ़ देंगे। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी इंशाल्लाह आइंदा ज़हमत देंगे। आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।